नमस्कार। हिंदी पीडीएफ चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। प्रश्नों की इस श्रृंखला में कृतिका भाग 2 टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए प्रश्न अभ्यास की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, इसमें आज लेकर उपस्थित हैं कमलेश्वर द्वारा लिखी गई जॉर्ज पंचम की नाक। आइए प्रश्न अभ्यास के पहले प्रश्न पर चलते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है, उनसे उनकी गुलामी का पता चलता है, गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम आज भी हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते हैं कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराज़गी प्रकट करें। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक का कहना है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, अच्छा है, उचित है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। अतिथि तभी सम्मानित किया जाना चाहिए जब अपना सम्मान उससे कम न होता हो। इसी तरह दूसरे प्रश्न की बात करें, रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? तो दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाकिस्तान, भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उस देश के अनुकूल वेश धारण करेंगी, कपड़े धारण करेंगी। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश में कैसी ड्रेस पहनेंगी। इस बात की दर्जी को कोई जानकारी नहीं थी, न कोई निर्देश था। उसकी चिंता अवश्य ही विचारणीय थी। प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति को होती है। उसका सोचना था, मानना था कि जितना अच्छा वेश होगा उतनी ही मेरी ख्याति होगी। इस तरह उसकी चिंता उचित ही थी। तो इस तरह से आप इसके उत्तर लिख पाएंगे कि दर्जी जो था एलिजाबेथ के दौरे को लेकर परेशान था। पाकिस्तान, भारत, जहाँ भी एलिजाबेथ को जाना था वहाँ के अनुसार उन्हें ड्रेस पहनना था। उस ड्रेस को वह इतना अच्छा बनाना चाहता था कि उसकी प्रशंसा उसके साथ हो। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? स्पष्ट कीजिए, अपने मन से स्पष्ट कीजिए। तो नई दिल्ली के काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। काया पलट होना मीन्स सजाना, संवारना, रूप परिवर्तन करना। तो गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया गया होगा। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। इस तरह से एक आम जो व्यवस्था की जाती है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो जो दौर चल पड़ा है तो इसमें क है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो क के उत्तर में लिखेंगे, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार की पत्रकारिता के प्रति मेरे विचार हैं कि
इस तरह की बातों को इकट्ठा करना और बार बार दोहरा कर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं है। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी महत्व दे दिया जाता है जो अपने चरित्र पर तो कभी खरे उतरते नहीं, पर चर्चा में बने रहने के कारण असहज कार्य करते हैं जो पत्रों में छा जाते हैं। इस तरह से क का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ। अब क के बाद ख प्रश्न है, ख को देखते हैं। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? तो उत्तर लिखेंगे, चर्चित व्यक्तियों की पुनः पुनः की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूलकर व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती हैं। व्यर्थ की सजावट में समय और धन दोनों खर्च करने लगती हैं। इस तरह से लिखेंगे। अगला लिखना है प्रश्न 5। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो जॉर्ज पंचम की लाट है जिसमें नाक जो है पुनः लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, आइए देखते हैं इसके उत्तर में। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। इसके लिए पहले उसने सरकारी फाइलें ढूंढवाई, फिर भारत के सभी पहाड़ों और पत्थर की खानों का दौरा किया, फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया। अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं, व्यंग करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। तो पाठ में आई ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं, वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर प्रहार करती हैं। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसी तरह दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ पता नहीं चला। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। द्योतक, प्रतीक, इस तरह से लिखना है। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की परिचायक है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशों के अर्थात विदेशी शासन के प्रतीक हैं। उनकी कटी हुई नाक उनके अपमान की प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन के सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराज़गी व्यक्त करने की बजाय उनकी आराधना में जुट गए। जॉर्ज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था। उनकी आस्था पूरी तरह विदेशी थी। उनकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था। फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता या बलिदानी बच्चों से भी अधिक नहीं था। उनकी नाक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की नाक से नीची थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उनकी नाक बचाने में लगे रहे। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अंत में किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की नाक पर बिठा दी गई। यह पूरी भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट है। भारत में जीने वाले सभी भारतीयों के आत्मसम्मान पर यह
चोट है, करारा प्रहार है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता या यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। अखबारों में जिंदा नाक लगने की खबर को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया गया, जिंदा नाक को भी शब्द और अर्थ का घालमेल और पत्थरवत बना दिया गया। अखबार वालों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लग गई है। जिंदा नाक लग गई है यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। इस तरह जिंदा नाक लगने की खबर को शब्दों में तालमेल वाक्पटुता से छिपा लिया गया। वाक्पटुता से, शब्द बोलने के चतुराई से छिपा लिया गया। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। 9वां प्रश्न है, अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छाप लिया, छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। उनकी लाट पर जो है नाक लग रही है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कथन लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी। अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं भी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे तथा स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका। इस तरह से आज का प्रश्न अभ्यास का कार्य यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।